नेता इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि उन्हें कानून पर भरोसा है। विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि जीत होगी। सुनिए। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से तो होपफुल होंगे ही। सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं हमें न्याय की उम्मीद होगी। हमने कहा कि ओवरलैपिंग की गई है, संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है। जो संविधान का मूल है, एक राइट टू इक्वलिटी की बात जब हम करते हैं, सबको समान अधिकार की, तो हमारे अधिकारों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। वक्फ ट्राइब्यूनल पूर्णतः गलत है, सारे मामले सिविल कोर्ट जाने चाहिए, ये मांग हमने की है। सेक्शन 89 में अगर वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो नोटिस देने का प्रावधान है, उसको हमने चैलेंज किया है। शामला दाह जो एक गांव समाज की जमीन होती है, वो पूरी की पूरी जमीन वक्फ को घोषित कर दी गई है वक्फ की डेफिनेशन में, उसको हमने चैलेंज किया है। इसके साथ साथ और भी ऐसे प्रावधान है, सेक्शन 28 है, 29 है, सेक्शन 41 है, सेक्शन 36 है, जिन सब में डबल रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। इन सबको भी हमने चुनौती दी है। तो कोर्ट में क्या हुआ आपको बता देते हैं। सीजेआई खन्ना ने यह पूछा कि याचिकाओं के निपटाने के लिए हाईकोर्ट को कहा जा सकता है। कानून पर रोक लगाने के पहलू पर कोई दलील नहीं सुन रहे हैं, ये क्लियर कर दिया सीजेआई ने। कपिल सिब्बल ने इस पर क्या कहा कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वो लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं, ये इनकी तरफ से दलील दी गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, वक्फ कानून का पूरे भारत में असर होगा, याचिकाओं को उच्च न्यायालय में नहीं भेजा जाना चाहिए, ये इनकी तरफ से कहा गया। तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा, संसद में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि जेपीसी गठित की गई थी और इस पर विस्तार से चर्चा हुई है, सभी की राय ली गई है। जेपीसी ने 38 बैठकें की हैं, 98.2 लाख ज्ञापनों की जांच हुई क्योंकि सरकार ने सजेशन भी मांगे थे। तो ये सीजीआई ने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब सिलसिलेवार तरीके से दिया है, लेकिन कोर्ट के अंदर के अलावा बाहर भी इस पर राजनीति हो रही है। सुनिए ममता बनर्जी क्या सवाल पूछ रही है और जगदम्बिका पाल ने कैसे जवाब दिया है। देश में एक बात और बाहर में और एक बात, एक दूसरा चलाकी नहीं चलेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो शर्म होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते, क्यों को टाइम में बोलते हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है। पिता पुत्र मार दिए गए घर से खींच के, बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं। वहाँ जाने के बजाय आज कलकत्ता में मौलाना और इमामों से मिल रही तो तुष्टीकरण है, मुस्लिम वोट बैंक है, कानून नहीं लागू होगा ये कहा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल ने क्या दलील दी है, चलिए वो जानकारी भी जल्दी से आपको दे देते हैं क्योंकि सीजीआई ने प्रश्न पूछा कि कम समय है, ऐसे में जरूरी बातें बताएं। इस पर सिब्बल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1995 के अनुसार सभी सदस्य मुस्लिम थे। मेरे पास एक चार्ट है, उन्होंने दावा किया हिंदू या सिख धर्मार्थ संस्थानों में सदस्य हिंदू या सिख ही होते हैं। जो 2 गैर मुसलमानों को शामिल करने की बात है उस पर ये जवाब दे रहे हैं, ये नियम का सीधा उल्लंघन है, ये 20 करोड़ लोगों के अधिकारों का संसदीय अतिक्रमण है। ये दलील इनकी तरफ से दी गई, कपिल सिब्बल की तरफ से। ये उन्होंने बोला कि एक तरह से अधिकारों का उल्लंघन है, तो राइट का जिक्र यहाँ पर कपिल सिब्बल करते दिखाई दिए। लेकिन सीजीआई ने इसके बाद, जब कपिल सिब्बल ने अपनी बात रख दी, उसके बाद सीजीआई ने तुषार मेहता से, सॉलिसिटर जनरल से सवाल पूछे। क्या उन्होंने पहले सीजीआई ने प्रश्न पूछा, सुनिए, अगर इन संपत्तियों को डी नोटिफाई किया गया तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। सीजीआई ने इसको लेकर चिंता जाहिर की, क्या वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी जाएगी या नहीं। वक्फ बाय यूजर का ही अभी तक हवाला दिया जाता रहा है और ये कहा जाता रहा है कि 15-20 साल से हम इस्तेमाल करें तो हमारी ही प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड ऐसे ही काम करता था। इस पर क्या जवाब दिया है सीजीआई ने, सीजीआई को आप सुनिए, अगर संपत्ति रजिस्टर्ड है तो वक्फ की मानी जाएगी, ये तुषार मेहता ने कहा। अगला सवाल सीजीआई का था, ये तो पहले से स्थापित व्यवस्था को पलटना होगा। सीजीआई ने ये कहा, अगर आप वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डी नोटिफाई करने जा रहे हैं तो ये एक गंभीर मसला होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। और समझिए इसके जवाब में, और अगर आप ये नहीं कह सकते कि ये सभी ऐसी संपत्तियां फर्जी हैं, ये भी कहा सीजीआई ने। इसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि कई मुसलमान वक्फ बोर्ड के माध्यम से संपत्ति दान नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए
वो ट्रस्ट बनाते हैं और इसीलिए इस तरह का सिस्टम लागू हो जाता है। और इसको लेकर धर्मगुरु भी बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर शुरू से कहते रहे कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए और जिस तरह से मनमानी वक्त की चल रही है उस पर नकेल कसनी चाहिए। कलवे जवाद कह रहे हैं कि ये गलत बात है। सुनिए जरा। इस देश में आजादी के बाद में एक ऐसा जो डेथ के प्रकट कर दिया गया था जो पूरे भारत को हड़प रहा था धीरे धीरे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी सरकार को, योगी ये क्या नाम है मोदी जी की सरकार को और अमित शाह जी को। अमित शाह जी ने रात के 2 बजे तक वहां पर लड़ाई लड़ी है। काहे जी? ये किसके लिए लड़े हैं? ये हम देशवासियों के लिए लड़े हैं, हमारे भारत के लिए लड़े हैं। कौन? और ऐसा कानून कहीं नहीं है, मुस्लिम कंट्रियों में ऐसा कानून नहीं है। देखिए, हमारी सारी अपेक्षाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल उस पर तुली हुई है कि काला कानून जो है उसको जो है चला तमाम स्टेट्स में उसको लागू किया जाए। और ये काला कानून इसको हमने माना है जिसके ज़रिए से हमारे तमाम औकाफ जो है तमाम बर्बाद हो जाएंगे उसमें और सब खत्म हो जाएंगे। यही प्लानिंग है। और आप देखिए, हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में शायद पहली मरतबा ये हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेवर में गई है इसके वक्फ बिल के फेवर में। और हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है अपनी फरियाद लेकर कि भाई हमारे खिलाफ ये हुआ है। वहाँ उल्टा मामला, फेवर में गई हैं 6 स्टेट गवर्नमेंट फेवर में। यानी इतनी मोहब्बत उनको मुसलमानों से हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जा रही है मुसलमानों के फेवर में जा रहे हो। खैर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो लगातार विरोध करता ही रहा है, लेकिन मुसलमान भी अब 2 धड़ों में बंटते दिखाई दे रहे हैं। कैसे, आप खुद सुनिए तौकीर रजा और साजिद रशीदी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे मुल्क में बेचैनी है और पश्चिम बंगाल में सिर्फ इसलिए कि सरकार को वहाँ की बदनाम करना है और इनकी कोशिश ये है कि कुछ इस किस्म का माहौल बना दिया जाए कि सरकार को बर्खास्त कर दे और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो ये नाजायज कोशिशें हैं। एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जो लोग गए हैं, मेरी जानकारी में करीब 22 लोग गए हैं। 10 लोगों को मंजूर किया है कोर्ट ने कि भाई इस पर सुनवाई करूंगा। उनकी याचिकाएं उनको लगी होंगी कि हाँ भाई इस पर सुनवाई होनी चाहिए। और 15 या 16 शायद उसमें लगी है कि भाई सुनेंगे। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वही लोग जो याचिकाएं डाल रहे हैं, वही लोग मुसलमानों को भड़काकर जो है रोड पे भी ला रहे हैं। कई नेताओं ने इस मौके को, जब वक्फ कानून आया, संशोधन कानून, तो उसे भुनाने की कोशिश की और उन्होंने याचिका डाल दी। अमानतुल्लाह खान भी एक ऐसा ही नाम है, याचिका उनकी भी है। आज कोर्ट की सुनवाई को लेकर क्या कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान, उनको भी सुनिए और कैसे उनको जवाब दे रहे हैं शहनवाज हुसैन। सुनिए। जो ज़माने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ यूज़र इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे, तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा, जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने ख़त्म किया है। जैसे MLA इलेक्टेड था या MP इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर पूरी तरह बिहार से लेकर देश के हर हिस्से में सिर्फ लोग भड़काने में लगे हुए हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है ये उम्मीद की किरण है, गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए। वक्फ का जो एक्ट लाया गया है, ये प्रधानमंत्री जी ने अच्छी नीयत से ये एक्ट लाए हैं ताकि गरीबों का हक मिले।